हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी में मन्नू कुमार। और आप इस समय है ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इमेजिनरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बेहतरीन टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th के मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लंबे समय के बाद, बहुत काफ़ी दिनों तक हम लोग पूरी स्टडी को बंद रखे, बड़े पैमाने पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। जी बिल्कुल, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं उसको बखूबी पढ़ पा रहा हूँ। आप ये सोच पा रहे होंगे कि पहला लेसन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है। डायरेक्टली 5वें लेसन से हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, चूँकि नए नए आप क्लास 11th में तुरंत आप जस्ट पहुँचे हुए हैं। डोंट वरी, हर एक बात का सॉल्यूशन है, हर दर्द की दवा है। मैं आपको तरीका बता दूंगा। देखिए, क्लास 11th के लिए लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक की पूरी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप यूट्यूब चैनल के आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए, प्ले लिस्ट में आप देखिएगा सारे लेसन आपके मिल जाएंगे। लेसन नंबर 1 आपको दिखाई देगा। जैसे लेसन नंबर 1 को आप टिक करेंगे, उस लेसन के सारे वीडियोज आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेसन नंबर 2 आप केवल देखेंगे, उसको टच करेंगे, लेसन नंबर 2 के सारे वीडियोज प्राप्त हो जाएंगे। 3 और 4 का भी यही सेम तरीका रहेगा। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूं कि आपकी पूरी तरह से मैथमेटिक्स 4 लेसन तक कंप्लीट हो। हमने प्रश्नावलियों को कंप्लीट किया है, हमने विविध प्रश्नावलियों तक को हम कंप्लीट हम लोग कर दिए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त काम मैं आपके लिए पहले से करके रेडी हो चुका हूं और आज काफ़ी उत्साहवर्धक, ताकतवर्धक, इंटरेस्टिंग लेसन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आप लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ने के बाद 5 पढ़ रहे हैं, वेल डन, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेसन, बिकॉज आपकी मैथमेटिक्स तो काफ़ी बेहतरीन जा रही है। पूरी कंसेप्ट हम लोग प्रत्येक लेसन का दे रहे हैं, कहीं भी कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, कोई दिखा नहीं है। वास्तविकता पर हम लोग बिलीव करते हैं, वास्तविक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यदि आप 4 लेसन की तैयारी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, जहाँ से हाथ लगे वहीं से स्टडिंग स्टार्ट कीजिए। हालांकि इस लेसन को पढ़ने के लिए लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 किसमें कहीं से उपाध्याय देता नहीं है, कहीं से भी उसका सपोर्ट नहीं है। नया लेसन है, नई बातें हैं, नया इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेन करेंगे आप अपने आप को इस लेसन के साथ। और ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, तो ये सम्मिश्र संख्याओं का बेसिक कंसेप्ट है, फुल बेसिक कंसेप्ट। लगभग पूरे 100% टॉपिक्स को इसमें क्लियर करने का प्रयास किया गया है। आइए बैक द पॉइंट एंड रेडी टू नो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देन आफ्टर आप इसके बाद से आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। देखिए, फॉलो मी। यहाँ देखिए, ये इसका लेसन का नाम आप देख पा रहे हैं, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो प्रश्न अभी जो बेसिक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, यह बेसिक कंसेप्ट है, आपको मैं बताऊंगा प्रश्नावली 5.1 के लिए। किसके लिए 5.1 के लिए। तो 5.1 में केवल आपको सम्मिश्र संख्या पढ़ना है, नहीं कि आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना का चाहूँगा, हमारे भाई, हमारे बाबू, आपको मैं बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम लोग इस बेसिक कंसेप्ट में पूरी तरह से कवर करेंगे सम्मिश्र संख्याओं को। काफ़ी बड़ा टॉपिक आप पढ़ने के बाद खुद कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि सर वाह, क्या गजब का तरीका आपने बताया, क्या बेहतर मोमेंटम को आपने दिया, इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक हो गए हम, मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। आइए मैं दिखाता हूँ। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फुल बेसिक कंसेप्ट, संपूर्ण मूलभूत अवधारणा। किसके लिए? सम्मिश्र संख्याओं के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सबसे पहले परिभाषा जानिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर का। यार मेरे तरफ देखिए, सबसे पहले आपको डिफिनीशन जानना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कोई भी आप मिला सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मिलाइए, a प्लस IB के रूप की कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। a प्लस IB के रूप की कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। नीचे मैं लिखूंगा, आप हमको फॉलो कीजिएगा। देखिए, मिलाइए, a प्लस IB की रूप की कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ, 100% क्लियर करना चाहता हूँ आपके कंसेप्ट को, पूरी तरह से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ मैं, पूरी तरह से आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं। आपका ध्यान कहाँ है? पूरी तरह से आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। यकीन मानिए, कोचिंग क्लास के विदाउट कोचिंग क्लासेस भी आपकी मैथमेटिक्स सबसे बेहतरीन हो जाएगी।
मिलाइए, a प्लस आई बी के रूप की कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है, इसे z से निरूपित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि z बराबर a प्लस आई बी। अब यहीं पर सारा खेल है। ये z का मतलब क्या, तो यही है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। a का मतलब क्या, तो a जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, इसको बोलते हैं वास्तविक भाग। a क्या है, तो ये वास्तविक भाग है। तो इसको निरूपित कैसे करेंगे, पूरा वास्तविक भाग तो मैथमेटिक्स में लिखेंगे नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली। वास्तविक का मतलब होता है रियल, तो आर ई किसका रियल भाग, तो सम्मिश्र संख्या का ही रियल भाग है। ये क्या है, इस सम्मिश्र संख्या का एक भाग है, ये भी एक भाग है, तो ये रियल भाग है किसका, सम्मिश्र संख्या का, मतलब जेड का। तो आर ई जेड से इसको निरूपित हम लोग करेंगे। बी क्या है, बी, तो बी एक काल्पनिक भाग है। क्या है बाबू, तो काल्पनिक भाग है। आज आपको ये सीख जाना है, बी काल्पनिक भाग है। काल्पनिक को बोलते हैं इमेजिनरी, बोलते हैं ना, माने इमेजिनरी। और किसका इमेजिनरी भाग है, तो सम्मिश्र संख्या का, मतलब जेड का, तो इसको आई एम जेड से निरूपित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। मैंने कोई भी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप की हो तो उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। जहाँ a क्या है, तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, b क्या है, तो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। अब आप कहिएगा कि मास्टर जी आपने तो a को समझा दिया और यकीन मानिए b को भी आपने समझा दिया, लेकिन इसमें अपना आई को लिखा है, ये आई क्या है, इस आई को समझाइए। तो आई के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। आई के लिए ही तो ये बना है, आई नहीं होता तो फिर बनता ही नहीं। ये आई के लिए ही बना है, काफ़ी रोचक कहानी है, इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, एक आइलर नाम के, पहले एक मैं इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। इसका आप गुणनखंड विधि से, क्लास 10th की बात मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th में लेसन नंबर 4 आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसको हल करने के लिए आपने गुणनखंड विधि का भी उपयोग किया। उसको हल करने के लिए आपने द्विघाती सूत्र का भी उपयोग किया। और उसके बाद भी तो हम लोग एक और चीज़ जान गए, डी बराबर सीधे हम लोग निकालते थे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी का मान आएगा बड़ा 0 से तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, माने वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। भिन्न से मतलब नहीं है इसे आएगा, इसका मतलब इसका आंसर निकलेगा। यदि d का मान 0 आएगा तो वास्तविक और समान मान आता था, आप जानते हैं, आप पढ़े हैं उसको, माने ये भी संभव, इसका आंसर निकलेगा इसमें भी। लेकिन d का मान यदि छोटा आ गया 0 से तो ये मान नहीं निकलता था, मतलब कोई मान नहीं होता था। यहाँ भी यदि आप मान निकालते हैं बाबू, आप कंपेयर किसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ना कंपेयर करते हैं। तो a बराबर आपका एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1, b बराबर x के पहले, तो केवल अकेले x कहीं नहीं है ना, तो ये नहीं है तो 0। तथा c का मतलब कि काल्पनिक मतलब c का मतलब अचर पद क्या है, 1 है ना। d का मान निकालिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना जी, मैंने मान निकालते हैं आप, तो b का मतलब क्या है 0 ना, 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मतलब कुछ नहीं था 1 है, गुणे c का मतलब 1, मतलब आ जाएगा माइनस में 4। तो d का मान आप देख रहे हैं, चूंकि d का मान छोटा आ गया किससे, 0 से, इसलिए यहाँ आंसर वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा। निकलेगा आंसर? नहीं निकलेगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आंसर नहीं निकलता है, x का मान नहीं निकल पाया, यहाँ पर x का मान निकल ही नहीं पाया, तो इसी की व्याख्या के लिए आइलर नामक के एक वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? आइलर, उनका नाम था आइलर नाम के वैज्ञानिक थे। और इसके बाद इन्होंने 1748 ईस्वी में ये जो आई अब कह रहे हैं, आई के लिए ही सारा इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, तो इसके लिए आई उन्होंने एक अक्षर दिया। इसको आई पढ़ सकते हैं, चाहे इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं इसको जी, इसको आई पढ़ सकते हैं, चाहे आयोटा आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बनाते समय हम आई भी पढ़ सकते हैं, आयोटा भी पढ़ सकते हैं। आयोटा जो है वो आइलर के नाम पर ही रखा गया है। इन्होंने कहा ना कि ऐसे कंडीशन में इन्होंने एक आई मान दिया, आई
जैसे आप यहाँ बनाते हैं तो हम अभी बनाए हैं किसे द्विघाती सूत्र से आपको दिखाए हैं। जो डायरेक्टिव बनाने के लिए कहें कि मत लगाइए डी का मान, तो आप बनाइएगा तो क्या निकलिएगा, आप बनाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर मान निकालिएगा -1 होगा कि नहीं होगा, होगा। नीचे आइए, नीचे देखिए, और एक्स स्क्वायर बराबर हो एक्स का मान निकालेंगे तो रूट में -1। अब आप बताइए कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकलता है तो नहीं निकलता है। इसीलिए यहाँ पर आया है कि डी का मान 0 से बड़ा है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ये क्लास 10th की पढ़ाई है। ये जो ऊपर देख रहे हैं क्लास 10th की पढ़ाई है। ये जो 2 लाइन में लिखा है, ये 3 लाइन, ये भी क्लास 10th की पढ़ाई है। इसके बदवा मैं जोड़ रहा हूँ ना, ये क्लास 11th की स्टडी है। उन्होंने क्या कहा ना कि उन्होंने ये आइलर महोदय ने कि एक्स बराबर में इसके बदले में आई एक संख्या जोड़ दिया। इसी आई को बोलते हैं आयोटा। जब कहा कि x का मान कुछ भी नहीं निकलेगा, माने यहाँ मूलों का अस्तित्व, हाँ रूट भी मत समझिए, x बराबर अंडर रूट में इतना गया, इसका मान मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब इसका मान नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक संख्या ही नहीं है। इसका वर्गमूल निकलने योग्य होता तभी इसका ये वास्तविक संख्या होता, माने इसीलिए इसमें मतलब मूलों की अस्तित्व है ही नहीं। तो इसके लिए इन्होंने आई एक संख्या दे दिया, इसको बोलते हैं आयोटा। कहा कि जब नहीं मान निकलेगा ना तो x बराबर आई मान लिया जाएगा, आई आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। जब आर से आपका x बराबर आ गया आई, पूरी कहानी आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर निकालते समय पहले भी मैं बता दिया हूँ कि इसमें सबकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता है अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब चाहे तो यहाँ से काम कीजिए, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल नोट कर लीजिए। हालांकि आपको स्टार्टिंग से ही नोट करना है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं भी यहाँ आइलर तक से लेकर के यहाँ तक कहीं भी आप नोट कर लीजिए, बिकॉज इसको डिलीट करके मैं अब यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला हूँ। और जब आप फिर से बनाइएगा तो वहाँ तक उतार लीजिएगा, उतारने के बाद इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इस नोट करने के बाद जो मतलब अलग से किए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको हटा रहा हूँ, मतलब ये मान रखिएगा याद आप कि x बराबर क्या आ गया आई। यहाँ से देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अब काफ़ी देखिए, अब इसी का केवल यूज ही है, अभी तक जितना बताया हूँ उसका कोई यूज आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इसका यूज नहीं है, केवल वो समझाने के लिए उसका यूज है, मतलब आपके समझने के लिए उसका यूज है। जैसे अभी आपने देखा कि आई बराबर होता है रूट में -1, क्लियर समझिएगा। आई स्क्वायर का मान निकालिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान निकालिएगा तो माइनस में रूट में 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल -1 होगा। ये आई का पावर क्यू का मान निकालना हो तो हो जाएगा, आई का क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे केवल आई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का मान यहाँ पर निकाले हैं -1, गुणे लिख देंगे बगल में आई, गुणा करेंगे -1 का आई में तो हो जाएगा -आई, होगा ना, मैंने माइनस आयोटा यहाँ मिला लीजिएगा। आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर गुणे फिर आयोटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा -1 गुणे -1 करेंगे तो खाली आ जाएगा प्लस में 1। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। आई का पावर का 5 बनाइएगा तो चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई का पावर 4 गुणे में केवल आई का पावर 4 का मतलब प्लस में 1 है ना जी, गुणे में केवल आयोटा बनाएंगे, केवल आयोटा। देखिए इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर फिर आई का स्क्वायर, हाँ चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर आप सबका स्क्वायर, मैंने -1 का स्क्वायर मैंने खाली 1 होगा ना, मैंने ये आ गया आपका इतना। ये आप निकालिएगा, आप यहाँ पर आई का पावर 6 यदि निकालते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, आई का पावर 2 गुणे आई का पावर 2 4 हो जाएगा, गुणे फिर से यहाँ पर हो जाएगा आई का पावर आपका 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका -1 गुणे -1 होगा ना, तो ये माइनस प्लस -1 केवल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सारे मान है, इसको आप याद रखिएगा, इसकी उपयोगिता है, इसी पर बनेगा। मैंने चूँकि जिस तरह से ये बना कर आपको दिखाया हूँ ना,
वहाँ भी क्वेश्चन में हर एक जगह मैं बनाऊंगा। ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए, आपको केवल इतना याद होना चाहिए कि आई बराबर अंडर रूट में आई, अंडर रूट में वह -1, आई स्क्वायर बराबर केवल -1, आई टू द पावर आप प्लस में 1 आप देखिए लिए। अब देखिए इसके बाद सेम बदलाव आएगा, जैसे ना कि आई 6, 7, 8, 9, 10 निकालिएगा आप, तो आई से लेकर के आई 4 तक 1 तक आया है ना। इसके बाद से ना ये डायरेक्टली रूपांतरित होते जाएगा। जैसे ये मान आई का मान ये रूट में -1 है, माने ये आई का मान है, आई का ना मान है जी, तो आई आया है, -1 आया है, फिर माइनस आई आया है, फिर 1 आया है 4 तक। उसके बाद यहाँ मिलाइए ना, फिर आई का ही माना गया है, फिर -1 तो -1 आया है। आई 7 निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा -आई, आई 8 निकालेंगे ना तो 1, 8 आई 9 निकालेंगे इतना, आई 10 इतना, आई 11 इतना, आई 12 इतना, आई 13 इतना आएगा, आई 14 इतना आएगा, 15 इतना आएगा, 16 इतना आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। समझ रहे ना, मैंने 4 का अंतराल में आता है। हालांकि आपको देखिए इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है, जो क्वेश्चन बनाऊंगा तो फिर से हमको ये बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ दे रहा हूँ। पहले ही हेडिंग आप देख चुके हैं कि फुल कॉन्सेप्ट आपको देना है, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, इसलिए मैं ये सारी बात आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से फटाक से, क्योंकि आप सभी का बड़ा कमेंट्स आ रहा था कि स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आप हट जाते हैं, तुरंत वीडियो को एंड करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हट जा रहा हूँ। आप तमाम इन सारे चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फुल स्क्रीनशॉट आना चाहिए। मिला लीजिएगा इसको।